अब यहाँ पे हम देखेंगे पासिस इन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट मैंने आपको क्या बताया? वेस्टर्न घाट मैंने आपको बताया कि इसको जो है वो क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पासिस देखते हैं। पाल घाट जो है पलक्कड़ और कोयम्बटूर के बीच में रास्ता बनाता है। थाल घाट जो है बेटा मुंबई और नासिक के बीच में रास्ता बनाता है, और भोर घाट जो है वो मुंबई और पुणे के बीच में पास है, ठीक है। थाल घाट, पाल घाट एंड भोर घाट, दीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पासिस। ये क्या है बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट पासिस हैं। कहाँ के? वेस्टर्न घाट के। आपने इनको याद रखना है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द पीक्स वो भी आप याद रखोगे। हाईएस्ट पीक अरावली रेंजेस में सबसे ऊंचा पीक जो है दैट इज गुरु शिखर। वो कहाँ पे बेटा? माउंट की हाईएस्ट पीक इन अरावली रेंजेस में कौन सा है? गुरु शिखर। वो कहाँ है बेटा? माउंट आबू में है, ठीक है। हाईएस्ट पीक इन सतपुड़ा, वो कहाँ पे? धूपगढ़ इन महादेव हिल्स। सतपुड़ा रेंजेस में धूपगढ़ सबसे ऊंचा पीक है और वो महादेव हिल्स में लाई करता है। हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट दैट इज अनाई मुड्डी, अन्नामलाई हिल्स केरला में लाई करता है बेटा। और सबसे ऊंची पीक नीलगिरीज में है, डोडा बेटा, ठीक है। नीलगिरी माउंटेन्स में सबसे ऊंचा माउंटेन जो है वो कौन सा वाला है पुत्र? कौन सा वाला है? डोडा बेटा, ठीक है। उसके बाद है हिल्स इन द सदर्न, साउथ में हिल कॉम्प्लेक्स हमारी 4 पहाड़ियों को मिलके बनता है, मतलब रेंजेस को मिलके बनता है। नीलगिरीज, अन्नामलाई, कार्डेमम एंड पिलानी। याद रखना बेटा, इसको बोलते हैं साउथ हिल्स कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? हिल्स इन साउथ हिल, बस साउथ हिल, साउथ इंडिया के हिल कॉम्प्लेक्स में आता है, ठीक है। हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार दैट इज सैडल पीक। चलो ये तो मैं आपको आगे भी करवाऊंगी। सैडल पीक जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक है कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी बेटा, आपने स्किप नहीं करनी है, इसको मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करूंगी। अब हम आ जाते हैं बेटा कहाँ पे? सेंट्रल हाईलैंड्स पे, ठीक है ना। सेंट्रल हाईलैंड्स पढ़े इससे पहले मैं आपको पीछे एक मैप पे ले जाना चाहती हूँ। यहाँ पे आपने देखना, यहाँ पे आप समझ जाओगे ना पुत्र, यहाँ समझ जाओगे, इस पिक्चर में समझ जाओगे तो उसके बाद आपको सेंट्रल हाईलैंड्स कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया बेटा कि जो नीचे वाला हिस्सा है ना हमारा, ये क्या बनता है? डक्कन प्लेट्यू, बताया ना, ठीक है। अब बच्चे ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारा क्या है? सेंट्रल हाईलैंड्स। क्या बोला मैंने? ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वी कॉल इट सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा? इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये वाला हिस्सा देखेंगे बेटा, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? मालवा प्लेट्यू, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं बुंदेलखंड। इसके नीचे वाला हिस्सा जो है भागलखंड, और ये वाला हिस्सा जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू। समझ में आ गया, ठीक है ना। क्या बताया मैंने आपको? इसका जो मैंने आपको हिस्से बताए दैट इज आपका जो सेंट्रल हाईलैंड्स है उसके 4 पार्ट्स है। मालवा प्लेट्यू वेस्टर्न साइड में, समझ में आ गया? मालवा प्लेट्यू वेस्टर्न साइड में, बुंदेलखंड जो है वो नॉर्थ में, भागलखंड जो है वो साउथ में, और ईस्ट साइड में जो है बेटा दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। आपको पता है दिस इज वेरी रिच इन रिसोर्स, रिच इन रिसोर्स। किसमें रिच है बेटा? रिसोर्सेज में ये बहुत ज्यादा रिच है, इसलिए छोटा नागपुर प्लेट्यू की इतनी वैल्यू है। कोयला, आपका यहाँ पे आयरन कितना मिलता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सारी इसी एरिया में तो लगी है आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू में, सारे पेनिनसुलर प्लेट्यू में। बट छोटा नागपुर वाला जो ये वाला जो हिस्सा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हिस्सा आपका बहुत है। तो आप समझ गए ना, ये आपका डक्कन प्लेट्यू है, ये आपका मालवा प्लेट्यू है, ये आपका जो है बेटा ये मालवा प्लेट्यू है, ये बुंदेलखंड, भागलखंड एंड छोटा नागपुर, ठीक है। अब इसी को एक बार जाके हम आगे थ्योरी में देखते हैं थोड़ा सा, जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब आगे हम सेंट्रल हाईलैंड्स में, सेंट्रल हाईलैंड्स में आ गए ना बच्चे, ठीक है। यहाँ पे देखो बाउंडेड वेस्ट में जो है अरावली रेंजेस है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सतपुड़ा रेंजेस जो है वो पूरी की पूरी पेनिनसुलर प्लेट्यू को, सेंट्रल हाईलैंड को अलग करते हैं। एलिवेशन की बात करेंगे तो 600 to 900 मीटर एलिवेशन है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाती है, ठीक है ना। एक्सटेंशन देखेंगे बेटा तो जैसलमेर तक, इसकी वेस्ट में जैसलमेर जहां पे आपका रेगिस्तान वाला एरिया है वहां तक मालवा प्लेट्यू की एक्सटेंशन जो है बेटा वो जाती है। समझ में आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर यमुना, यमुना नदी की मैक्सिमम ट्रिब्यूटरीज जो है बेटा वो सेंट्रल हाईलैंड से ही निकलती है, ठीक है ना।
ये बाकी ट्रिब्यूटरीज को भी हम छोड़ देंगे बिकॉज ये आपको बीच में कंफ्यूज कर सकता है, रिवर वाले पार्ट में हम इसको करेंगे। तो सेंट्रल हाईलैंड्स का मैंने आपको बता दिया, बाकी आपने सेंट्रल हाईलैंड्स का रिवर्स जब हम करेंगे और रिसोर्सेज वाला टॉपिक करेंगे, क्योंकि उसका वही मेन पार्ट है बेटा, वो दैट इज द एरिया इज फुल ऑफ रिसोर्सेज। तो कहाँ आयरन है, कहाँ माइका है, कहाँ मैग्नीशियम है, कहाँ पे कोल है, ये सब चीज, कहाँ गोल्ड है, कहाँ पे डायमंड है, कहाँ पे आपके ये सब चीजें जो बिलोंग करती है, बॉक्साइट कहाँ मिलता है, सब चीजों को देखने वाले हैं हम पुत्र, समझे। इसकी नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन जो है वो आप समझ सकते हो इंडियन प्लेट एट द टाइम ऑफ द हिमालयन ओरिजिन। जब हिमालय बन रहा था तो एक फॉल्ट हुई। फॉल्ट का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रेक, ठीक है ना। जब मूवमेंट्स होती है ना अर्थ क्रस्ट में, तो या तो चीजें क्या होती हैं, फोल्ड हो जाती हैं या तो फॉल्ट हो जाती है। जैसे कि मतलब अब ये हार्ड पेन है, इसको जोर से प्रेशर डालेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन जैसे मेरा हाथ सॉफ्ट है कि दो तरफ से प्रेशर डालेंगे तो क्या हो गया, ये फोल्ड हो गया ना, फोल्ड हो गया तो माउंटेन्स बन गए, समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक फॉल्ट हुई, फॉल्ट मतलब ह्यूज ब्रेक हुआ, और एक हिस्सा जो था बेटा राजमहल हिल से उटक के, छलांग लगा के, जंप करके, सॉरी, कहाँ चला गया, मेघालय प्लेट्यू में चला गया, समझ में आ गया, ठीक है। बाद में बीच वाले हिस्से को जो था, जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं, उसको नदियों ने आके भरना जो था बेटा वो शुरू कर दिया। टुडे मेघालय और कार्बाई एंगलोंग प्लेट्यू जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक ब्लॉक है, मतलब डक्कन प्लेट्यू का ही एक ब्लॉक है। आप पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट समझ ले उसको, कोई इसमें इंपॉर्टेंट बात नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स रहती है बेटा, वो ट्राइब्स कौन सी हैं, वो ट्राइब्स देखेंगे बेटा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, और वो ट्राइब्स हैं गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है ना। आप जानते ही हैं गारो, खासी और जयंतिया जो है यहाँ पे क्या है बेटा, हिल्स है, इंपॉर्टेंट क्या है, हिल्स है। इन हिल्स का नाम यहाँ पे रहने वाली ट्राइब्स पे ही रखा गया है, यहाँ पे रहने वाली ट्राइब्स पे ही रखा गया है बेटा। और ये जो आपका ईस्टर्न एक्सटेंशन है ना, ये मेघालय से थोड़ा सा असम तक भी जाता है, असम तक एक्सटेंड करता है बेटा। और यहाँ पे भी कोल एंड आयरन ओर, ठीक है ना, लाइमस्टोन एंड यूरेनियम, इस तरह के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं यहाँ पे रिसोर्सेज। यहाँ पे एक स्पेशल तरह की माइनिंग होती है, ठीक है। उस माइनिंग को क्या बोलते हैं बेटा, रैट होल माइनिंग। क्या बोलते हैं बेटा, रैट होल माइनिंग। रैट होल माइनिंग का मतलब क्या है कि जो वहां के जो लोकल घर है ना बेटा, वहां पे कोयला मिलता है, तो लोग अपने घरों की दीवारों को खोद खोद के ना आगे 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 जो जाते रहते हैं। तो इसको हम किस नाम से जान लेते हैं बेटा, इसको हम बोल देते हैं रैट होल माइनिंग। क्या बोलते हैं, रैट होल माइनिंग, समझ में आ गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे बेटा इतना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे मौसिन राम एंड चेरापूंजी, पहले ये चेरापूंजी हुआ करता था, बट अभी जो है वो खिसक के क्या हो चुका है, ठीक है। मैं ट्रिक्स आपको काट दिए, बिकॉज जब मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी तो मैं आपको क्विक ट्रिक्स भी दूंगी हाउ टू मेमोराइज दैट। तो यहाँ पे बेटा क्या हो गया, आपका चेरापूंजी था पहले, अभी थोड़ा सा पास में मौसिन राम एक जगह है, वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा बारिश इन्हीं गारो, खासी, जयंतिया हिल्स में होती है, ड्यू टू द मॉनसून रेनफॉल, ड्यू टू द मॉनसून रेनफॉल, ठीक है। तो अगला टॉपिक है बेटा हमारा डेजर्ट, बट डेजर्ट बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट नहीं लगेंगे, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4-5 बनते हैं, वो मैं आपको करवा दूंगी। बट यहाँ पे देख लो बेटा इंडियन डेजर्ट, ठीक है। इंडियन डेजर्ट के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं तो कुछ खास नहीं आपको करने का, बस आपने एक चीज को समझना है। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली रेंजेस, अरावली रेंजेस के वेस्टर्न साइड में जो जमीन है, जो वहां के लैंड फॉर्म्स है, वहां पे लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं, जिनको बार्चन्स बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स मतलब वो सैंड के भी ड्यून्स, और एक बार्चन भी सैंड ड्यून्स ही होते हैं, बट क्रिसेंट मून शेप में होते हैं, वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बारिश जो है वो 150 mm पर ईयर से भी कम होती, दैट इज वाई ये मरुस्थली है बेटा, ठीक है ना। एरिड क्लाइमेट मतलब शुष्क क्लाइमेट, एरिड का मतलब क्या होता है बेटा, शुष्क, लैक ऑफ वाटर वाला क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है, इसको मरुस्थली भी बोला जाता है बेटा, ठीक है ना। ड्यू टू द एक्सट्रीम एरिड कंडीशन, इसका जो फीचर्स है, ठीक है ना, स्पेशली वहां पे विंड एक्शन और वेदरिंग, मतलब इरोजन ज्यादा होता है, वो रेत को, मिट्टी को हवा यहाँ से वहां से यहाँ उठा के ले जाती है। टेम्परेचर में अगर हम देखें तो डे एंड नाइट के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होता है, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी
ऑफ सैंड, ये आपने याद रखना है। मिट्टी होने की, रेत होने की वजह से यहाँ के दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में बहुत ठंड होती है, बिकॉज इट इज द क्वालिटी ऑफ द सैंड, जो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है बेटा, ठीक है ना। देयर आर सम स्ट्रीम्स, यहाँ पे कुछ स्ट्रीम्स है, छोटी मोटी, ज्यादा नहीं, जो वहीं पे निकलती है वहीं पे खत्म हो जाती है, उनको बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज। क्या बोलते हैं बेटा? इनलैंड ड्रेनेज, ठीक है। इनलैंड ड्रेनेज मतलब जमीन से, लैंड से निकलती है और जमीन में ही जाके क्या हो जाती है? छुपन हो जाती है, छुप जाती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम रिवर्स जो है उनका इनलैंड ड्रेनेज है। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है यहाँ पे, दैट इज लूनी रिवर। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, देयर आर सम स्ट्रीम्स डिसअपियर, थोड़े डिस्टेंस में जाके खत्म हो जाती है, इसलिए यहाँ पे इनलैंड ड्रेनेज बहुत ज्यादा दिखता है। समझ में आ गया? ठीक है। यहाँ पे जितने भी लेक्स हैं, ठीक है ना, ये प्लाइस है, वो ब्रैकिश वाटर है। ब्रैकिश का मतलब क्या होता है बेटा? सोल्ट प्लस स्वीट, दोनों ही तरह का पानी जब मिल रहा है, बहुत खारा नहीं होता, बहुत मीठा भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे सबसे सॉल्टियस्ट लेक मिलती है, दैट इज सांभर लेक। बहुत ही नमकीन लेक है बेटा, वो बहुत ज्यादा सॉल्टी है वो, ठीक है ना। आपकी जो ब्रैकिश वाटर लेक है, चिल्का लेक, उससे भी ज्यादा सॉल्टी है। लूनी जो है बेटा यहाँ की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, मरुस्थल की, जो एरिया मैंने आपको बताया, लेकिन वो अरेबियन सी तक नहीं पहुंचती है, वो वही बीच रास्ते में रन ऑफ कच्छ से पीछे पीछे ही बिल्कुल छिप जाती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिएंटेशन द डेजर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट जो है टुवर्ड्स द सिंध एंड सदर्न पार्ट्स टुवर्ड द रन ऑफ कच्छ। ये जो सिंध वाला एरिया है बेसिकली ये पाकिस्तान के पास है, और ये जो रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है बेटा, ये इंडिया के पास ज्यादा है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसको हम दो बेसिस पे बांटते हैं। जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है बेटा, वो कौन सा है? जो नॉर्दर्न वाला पार्ट बताया मैंने आपको, कौन सा वाला? नॉर्दर्न वाला पार्ट है, ठीक है ना, वो सिंध में है, और वो कहाँ पे है? पाकिस्तान, ठीक है। और जो सदर्न वाला पार्ट है, रन ऑफ कच्छ, वो दैट इज, वो कौन सा वाला बेटा? जो इंडिया के पास है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक चीज को देखना है बेटा, दैट इज बार्चन्स। बार्चन्स क्रिसेंट शेप ड्वेंस है बेटा। ये जो क्रिसेंट शेप बड़े बड़े मिट्टी के जो ढेर देखने को मिलते हैं, कवर द लार्ज एरियाज, but a longitudinal dunes become the more prominent near the Indo-Pakistan boundary। समझ में आ गया? तो ये जो बार्चन्स हैं आपके, ये आपको मैक्सिमम भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। कहाँ ज्यादा देखने को मिलते हैं ना? भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री में। यहाँ पे लूनी रिवर है, आपने लूनी, लून नमक से उसको बोलते हैं, सॉल्ट वाटर है। सांभर लेक है बेटा, द सॉल्टिएस्ट वाटर जिसका होता है इंडिया में, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी लेक्स इंपॉर्टेंट रहती है। तो अगली क्लास में हमने क्या चीज को डिस्कस करना है बेटा? अगली क्लास में हम पढ़ेंगे दैट इज अबाउट योर कोस्टल प्लेन्स। मेरे साथ बने रहना बेटा, वी आर गोइंग टू सी दिस कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन में से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर रहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा बेटा, वो दैट इज अबाउट द कोस्टल प्लेन। तब तक जय हिंद, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।